ये है CUET का सिलेबस, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सेम सिमिलर वही 12th क्लास का। कुछ जो डिलीटेड टॉपिक्स थे ना, जैसे यहाँ पर कुछ ये डिलीटेड टॉपिक्स थे वो भी कर रहे हैं हमें, ठीक है। कुछ एक ये वाला भी है, देखो लास्ट चैप्टर ये नहीं था, ठीक है, ये करना है। बाकी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस फाइनेंस, ये सब था ही, ठीक। और हमने लास्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और फाइनेंशियल मार्केट भी स्टार्ट किया था ना हमने। फाइनेंशियल मार्केट में हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना। आपका नाम क्या था? आप ही तो थे लास्ट क्लास में, आकाश। अभी दे देंगे, मतलब अभी कर दूंगी इस क्लास के बाद, ठीक है। आप तो थे, आपने तो देखा ही था लेक्चर। हाँ, तो अभी मैं कर दूंगी क्लास के बाद, फिर सबको मिल जाएगी वीडियोस, ठीक है। पढ़ना, एक सेकेंड इसकी फोटो लेंगे। आप सभी का 12th का कैसा गया एग्ज़ाम? PhD का अच्छा गया? बताओ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, आप बताओगे। आप ही थे लास्ट क्लास में, आपसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप दोनों से ही पूछे जाएंगे। आप नहीं हो। आपका नाम? आपका? ठीक है, आई नो। हमने क्या देखा था, जैसे कि बैंक है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, और हमारे पास दो सेक्टर्स है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फर्म सेक्टर। तो हाउस होल्ड के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है उनके पास, उनको क्या करना होता है, उनको सेविंग करनी होती है। तो ये जो इनके पास सेविंग्स होती है, ये क्या करते हैं, बैंक में जा करके डिपॉजिट करते हैं। और जब ये बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो जो फर्म होते हैं उनको आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनको कैपिटल की ज़रूरत होती है, उनको आगे फिक्स मशीनरी वगैरह खरीदनी होती है, तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये फर्म क्या करते हैं, बैंक से जा कर के लोन लेते हैं। तो ये बेसिकली यही एक मार्केट पूरी क्रिएट हो रही है हमारी। हम बैंक को या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को, जो इंटरमीडियरी का काम कर रहा है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, उसी को हम बोल रहे हैं ये मार्केट और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली बैंक को प्रॉफिट कैसे मिलता है, जो ये इंटरेस्ट देते हैं हाउस होल्ड को और जो ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फर्म से, उन दोनों का ही डिफरेंस हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद एक ये जो एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलोकेटिव फंक्शन। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तो नहीं था सिलेबस में। फिर है मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली कौन सी मार्केट होती है, जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है विद इन 12 मंथ्स वाले। तो मनी मार्केट के हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, ये वाला टॉपिक डिलीटेड था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपके पिछले 12th क्लास से। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। पहला क्या था, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मेच्योर हो जाती है विद इन 1 ईयर। ऑब्वियसली हम मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे वो विद इन 1 ईयर ही मेच्योर होंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये कैसे होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, इसमें नेग्लिजिबल रिस्क होता है,
इसमें दे आर इशूड एट प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। तो ये इशू किस पे किए जाते हैं? डिस्काउंट पे। अगर पार से कम वाली वैल्यू होगी तो डिस्काउंट पे, और वापस कैसे कर रहे हैं हम? एट पार वैल्यू। ठीक, मिनिमम अमाउंट इसमें कितनी होनी चाहिए हमारी? 25,000, एटलीस्ट 25,000 तो हमें लगाने ही पड़ेंगे। ठीक, फिर दूसरा था कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है इसका। ठीक है, 15 डेज से 1 ईयर तक के लिए होता है, ये भी डिस्काउंट पे और रिडीम्ड एट पार। तो ऐसे करके हमने ये सब पढ़े थे, कॉल मनी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ये सब। ठीक है, एक बार आप वीडियो देख लोगे ना तो उसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। आज हम नया मतलब आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कैपिटल मार्केट हमने देखा था और डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा करना है इस चैप्टर में? डिस्टिंक्शन एंड कैपिटल एंड मनी मार्केट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज वाला करना है। स्टॉक एक्सचेंज। A stock exchange is an institution which provides a platform for buying and selling existing securities. Securities क्या होता है बेसिकली? What is security? सिर्फ स्टॉक या शेयर दोनों तरीके के, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी, डिविडेंड भी, तो ये सब मिलकर के हमारे क्या बन जाते हैं? सिक्योरिटीज। ठीक है, सो अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मतलब जो पहले इशू हो रखी है, ठीक है, उसको बाय एंड सेल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज का यूज करते हैं। ठीक, एज अ मार्केट द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा into money and vice versa. Stock exchange help companies to raise funds, provide liquidity and safety of investment to the investor and enhance the credit worthiness of individual companies. Stock exchange क्या करता है? जो कंपनीज है उनको फाइनेंस रेज करने में हेल्प करता है। फाइनेंस रेज करने में हेल्प करता है मतलब उनको कैपिटल इकट्ठा करने में हेल्प करता है, क्योंकि कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर को लोगों को देने के लिए किस पे लिस्ट करवा सकती है? स्टॉक एक्सचेंज पे। और जैसे ही वो लिस्ट करवाएंगे, लोग क्या करेंगे? शेयर्स बाय करेंगे, और शेयर बाय करेंगे तो पैसा किसके पास आएगा? कंपनी के पास आएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या हेल्प करता है कंपनी को? टू रेज फाइनेंस, प्रोवाइड लिक्विडिटी प्रोवाइड कैसे? कंपनी उसको सेल भी कर सकती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर, और एक सेफ्टी भी रहती है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक से भी इस चीज़ को रेगुलेट करता है। इसके ऊपर भी एक बॉडी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज है इसको रेगुलेट करने के लिए भी एक बॉडी है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको एक क्या रहती है? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है। ठीक, एनहांस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज। तो इंडिविजुअल कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को ये इंक्रीज करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, stock exchange means any body of individual, whether incorporated or not, constituted for purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying and selling and dealing in security। ये नॉर्मल एक स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन है। अब ऐसे हमें डेफिनेशन ऐसे लाइन टू लाइन पूरी याद तो रखनी नहीं, क्योंकि हमें अब BST में लंबे वाले आंसर्स तो लिखने नहीं है, हमें MCQs करने हैं, तो हमें पूरा वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऐसे वन वर्ड वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, function of stock exchange. The efficient functioning of stock exchange creates a conducive climate for an activity and growing primary market for new issues and active and healthy secondary market in existing security. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में दो तरीके की मार्केट है। हम न्यू इशू भी कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनको भी क्या कर रहे हैं? सेल परचेज कर रहे हैं। तो एक ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें एक ग्रो करता है प्राइमरी मार्केट को भी नए शेयर को इशू करके, और ये एक एक्टिव और हेल्दी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के लिए भी प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब वो जो ऑलरेडी शेयर इशूड है ना, उसका सेल परचेज भी इजीली होता है। ठीक, इन द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी लीड्स टू पॉजिटिव एनवायरमेंट अमंग द इन्वेस्टर्स। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
ये भी पढ़ना है, मीनिंग फंक्शंस भी पढ़ना है। Functions providing liquidity and market ability to existing security. The basic function of stock exchange is creation of continuous market where securities are bought and sold. It gives investor the chance to disinvest and reinvest, and this provide both liquidity and easy marketability to already existing securities in the market. तो ये क्या पहला फंक्शन क्या हो गया हमारा स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। पहला फंक्शन क्या है हमारा कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और मार्केट की जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उसको सेल परचेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस मार्केट है, मतलब हम कभी भी हम सेल कर सकते हैं, कभी भी हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम हमारे सिक्योरिटीज़ को बेच देते हैं तो मतलब हम डिसइन्वेस्ट कर देते हैं, अगर हम खरीद लेते हैं तो मतलब हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी शेयर प्राइसेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। हम इकोनॉमिक्स में वो ग्राफ बनाते हैं ना, ये वाला जहाँ इक्विलिब्रियम, वो हमारा प्राइस हो जाता है ना। तो फिर ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, शेयर के प्राइजेस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, बाय डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन किए जाते हैं। A stock exchange is a mechanism of constant valuation through which the prices of securities are determined. Such valuation provides important instant information to both buyers and sellers in the market. और सिक्योरिटी एक्सचेंज पर जाकर के हम देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं किस शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, किसका प्राइस कितना चल रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स को क्या प्रोवाइड करता है, एक इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अबाउट द प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटी। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन तो हमने देखा ही कि ये सेफ रहता है, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ रहता है क्योंकि एक बोर्ड है जो इसको मॉनिटर भी कर रहा है, रेगुलेट भी कर रहा है। द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज वेल regulated है and its dealings are well defined according to the existing legal framework. This ensures that the investing public gets safe and fair deal on the market. तो ये क्यों क्या है, क्योंकि ये regulated है, regulated by सेबी है, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस भी है हमारे पास। ठीक है, contributes to economic growth. A stock exchange is a market in which existing securities are resold and traded. Through this process of disinvestment and reinvestment, saving gets channelized into the most productive investment avenues. This lead to capital formation and economic growth. हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब पढ़ा था ना कि यहाँ पर जो ये हाउस होल्ड है, इनके पास जो सेविंग है ये या तो ये बैंक में जा कर के जमा करवा दे या ये इनको इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्ट कर दे तो यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, शेयर में इन्वेस्ट कर दे। तो वो जो हाउस होल्ड के पास जो एक्स्ट्रा मनी इन्वॉल्व है, जो उनकी सेविंग्स है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ होगा अगर वो क्या करेंगे, उसे स्टॉक एक्सचेंज में डालेंगे तो, है ना। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एक मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। Spreading of equity called the stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership while regulating new shares, better trading practices and taking effective steps in educating the public about investment. तो यहाँ पर ये और क्या प्रोवाइड करता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स और रेगुलेशंस वगैरह। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। A stock exchange provides sufficient scope within the provisions of law for speculative activities in a restrictive and controlled manner. It is generally accepted that a certain degree of healthy speculation is necessary to ensure liquidity and price continuity in the stock market. Speculation मतलब वो एक अंदाज़ा लगाना कि इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, चलो हम खरीद लेते हैं, फिर जब बढ़ जाएगा ना तब बेच देंगे, है ना। या इस शेयर का प्राइस कम होने वाला है तो हम इसको अभी बेच देते हैं, नहीं तो हमें बाद में नुकसान हो जाएगा। वो जो एक स्पेक्यूलेटिव चीज़ें, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन करना। ठीक है, वैसे तो स्पेक्यूलेशन करना ठीक नहीं है, ठीक है, वैसे तो ये इलीगल होता है, लेकिन एक सर्टेन एक लिमिट तक, एक रेंज तक हम कर रहे हैं तो वो एक बेटर तरीका प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर हम ये स्पेक्यूलेशन भी कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। और सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कि बढ़ने वाला है गिरने वाला है, वो भी उसके पीछे एक नॉलेज होनी चाहिए, हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम स्पेकुलेशन कर पाएंगे, तभी हमें पता लगेगा किस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है और किसका कम होने वाला है ना। और स्पेकुलेशन ये तो है ही है, और वहाँ पर वो ग्राफ्स भी बने होते हैं, रेड लाइन ग्रीन लाइन से ग्राफ्स बने होते हैं, तो उससे पता लगता है। ठीक।
क्या? हाँ, किसने बताया है? वाओ ठीक है, तो समझ में आ गया मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, समझ में आया आपको? नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है ट्रेडिंग प्रोसीजर, यही है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इज नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। पहले तो ये फिजिकल फॉर्म में भी होता था, है ना, लेकिन अब फिजिकल फॉर्म में क्या हो गया, बंद हो गया। अब सिर्फ कैसे होता है, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। सबसे पहले डीमैट अकाउंट ही ओपन करना पड़ता है हमें शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इज नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन screen based electronic trading system. Simply put, all buying and selling of shares and debenture are done through a computer terminal, है ना। there was a time in open outcry system security were sold and bought on a floor of stock exchange. Under this auction system deals with struck among brokers, prices were shouted out and shares sold at a higher bidder. However, now almost all exchanges have gone थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रेडिंग इज डन इन ब्रोकर्स ऑफिस थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल। तो पहले के टाइम पे वो भी होता था ऑक्शन, बोली भी लगती थी। आप सब बैठे हो, मैं बोली लगा रही हूँ कि इतने शेयर का, इतने शेयर का, ये हाथ उठा के बोल रहे हैं कि 10 रुपये जो भी है, 100 रुपये, 20 रुपये जो भी है, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया है, अब बंद हो गया है। और हम सिर्फ अब कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक। A stock exchange has its main computer system with many terminals spread across the country. Trading in security is done through broker who are member of stock exchange. broker होते हैं हमारे पास, जैसे वो जीरोदा का नाम सुना होगा आपने, है ना। और बैंक्स भी होते हैं अलग अलग जो ब्रोकर, बीच में ब्रोकर का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और एक वो इन्वेस्टर के बीच में, ठीक। सो ट्रेडिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट फ्लोर टू ब्रोकर्स ऑफिस. Every broker has to have access to computer terminal that is connected to the main stock exchange. In this screen based trading, a number of locks on to the site and any information about shares, company, member, etc. he wishes to buy or sell, and the price is fed into the computer. हमें प्राइस का देखने को मिलता है, हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही देखने को मिलता है, ठीक। The software is so designed that transaction will be executed when matching order is found from the counterparty. मतलब मैंने अपने शेयर को लगा करके रखा है कि जैसे ही शेयर का प्राइस 20 रुपये होगा ना, तो इसको बेच देना, तो जैसे ही मेरे को वो काउंटर पार्टी से वो वाला प्राइस मिलेगा ना, तो मेरा शेयर बिक जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये लाइन। द सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन है कि ट्रांजेक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर उसको वो वाला मैचिंग ऑर्डर मिल जाएगा तो। क्लियर हुआ ना, ठीक। The whole transaction is carried on the computer screen with both the parties being able to see the prices of all share going up and down at all times during the time that business is transacted and during business hours of stock exchange. तो during the business hour जितने टाइम में के स्टॉक एक्सचेंज खुला हुआ है, हम क्या देख सकते हैं, हम लाइव प्राइजेस के अप जाना और डाउन जाना हम देख सकते हैं। फिर द कंप्यूटर इन द ब्रोकर्स ऑफिस इज कॉन्स्टेंटली मैचिंग द ऑर्डर्स एट द बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस. Those that are not matched remain on the screen and are open for future matching during the day. और जो जो मैच होते जाते हैं वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते जाते हैं, और जो जो मैच नहीं होते वो स्क्रीन पर हमें दिखते रहते हैं कि ऑफर अभी ओपन है, किसी ने भी इसको बाय या सेल नहीं किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हैज सर्टेन एडवांटेजेस. इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियसली, ठीक, as it allow participants to see the prices of all security in the market while business is being transacted. They are able to see the full market during real time. तो पहला हमारा इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि ये क्यों हंस रहे हो, फोन को अंदर रखो पहले। आपने ईयरफोन भी लगा रखा है, गाने सुन रहे हो क्या? बंद कर दो, फोन बंद कर दो। इट इंक्रीजेज, हाँ, तो पहला हमारा क्या था पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, ठीक। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग पास्ड ऑन
thus helping in fixing prices efficiently. The computer screens display information on prices and also capital market developments that influence the share prices. यहाँ पर हम efficiently क्या कर सकते हैं, prices को fix कर सकते हैं. और prices को fix होना मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइजेस फिक्स होते हैं. ठीक. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन सिंस देयर इज रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर. यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी, हर एक ट्रांजैक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है क्योंकि क्या हो जाता है, टाइम हमें कम लगता है, हमें कॉस्ट कम लगती है और हमें रिस्क होने का चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. ठीक है. People from all over the country and even abroad who wish to participate in stock market can buy and sell securities through broker and members without knowing each other. क्या हम जानते हैं एक दूसरे को हमारे शेयर किसने खरीदे? हमारा वो जो हमने बिड डाली थी, हमने वो सेलिंग प्राइस डाला था और उस सेलिंग प्राइस पे किसका ऑर्डर मैच हुआ और किसने सेल किया, हमें पता ही नहीं लगेगा किसने परचेज किया उसको. तो यहाँ पर एक दूसरे को जानते नहीं है. ठीक है. they don't know each other. That is, they can sit in the broker's office, log on to the computer at the same time and buy and sell securities. This system has enabled a large number of participants to trade with each other, thereby improving the liquidity of the market. तो यहाँ पर क्या है, इसलिए participants भी बहुत ज़्यादा increase हो गए हैं और liquidity भी market की increase हो गई है. A single trading platform has been provided as businesses transacted at the same time in all trading centers. Thus, all trading centers spread all over the country has brought into one trading platform, that is the stock exchange on the computer. यहाँ पर हमारा मतलब एक ही सिस्टम, एक ही स्टॉक एक्सचेंज सबके कंप्यूटर पे दिखता है. ठीक है. सेम इंफॉर्मेशन. नाउ screen based trading and online trading is the only way in which you can buy and sell share. physical share का buy sale नहीं होता. ठीक. shares can be either in physical form or electronic book entry form of holding, but अभी only way क्या है हमारा, screen based trading ही only way है. ठीक. and transfer can also be adopted this electronic form. और electronic form को, ये हो गया ना 1 mark, electronic form को हम क्या बोलते हैं, dematerialized form बोलते हैं. Steps in trading and settlement procedure. It has been made compulsory to settle all trade within 2 days of the trade. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, T+2. ठीक है. पूरी सेटलमेंट 2 दिन के अंदर अंदर तो हो ही जानी है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, T+2 basis since 2003. Prior to the reform, security were bought and sold, that is traded, and all position in stock exchange were settled on weekly or fortnightly settlement cycle, whether it was delivery or security or payment of cash. तो ये पुरानी बात कि पहले जो है टाइम लगता था, अभी क्या हो गया है 2003 से कि सारे ट्रांजेक्शन्स को विद इन 2 days तो सेटलमेंट होना ही होना है. This system prevailed for a long time as it increased the volume of trading on exchange and provided liquidity to the system. However, since trades were to settle on a specified date, this gave rise to speculation and prices of share used to rise and fall suddenly due to ट्रेडिंग एंड डिफॉल्ट्स बाय ब्रोकर. तो ये पहले का बता रहे हैं कि पहले जब टाइम लगता था तो उसकी वजह से हमें पता होता था कि इतने दिन के बाद इस शेयर को इतने पे बेचा या खरीदा जाएगा, तो फिर क्या हो जाता था, रिस्क बढ़ जाता था और साथ ही साथ क्या हो जाता है, स्पेक्यूलेशन करने का वो जो तरीका है वो भी क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था. अ न्यू सिस्टम दैट इज रोलिंग सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 so that whenever a trade took place it would be settled after some days. तो ये 2000 में सबसे पहला थॉट 2000 में आया कि हम क्या करेंगे, वो 2 दिन वाला सेटलमेंट करेंगे और उसको क्या बोलते हैं, उस सेटलमेंट को रोलिंग सेटलमेंट. ठीक. Since 2003, all shares have to be covered under the rolling settlement system on a T+2 basis, meaning thereby that transaction and securities are settled within 2 days after the trade date. Since rolling settlement implies fast movement of share, it requires effective implementation of electronic fund transfer and dematerialization of shares. क्योंकि हमें 2 ही दिन में हमें ट्रांजेक्शन को पूरा करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सिस्टम भी अच्छा चाहिए, हमें वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बेटर चाहिए, हमें फंड ट्रांसफर जल्दी करना है और डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स भी जल्दी करना है. द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. If an investor wishes to buy or sell any security, he has first approach registered broker or sub broker and enter into an agreement with him.
The investor has to sign a broker-client agreement and client registration form before placing an order to buy and sell securities. He has also to provide certain other details and these include. तो अब हमें ये स्टेप वाइज बता रहे हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे. तो एक इन्वेस्टर को अगर कोई भी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स या डिबेंचर को बाय या सेल करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, अपने आप को एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट में मतलब उसके साथ रजिस्टर करना होगा. ठीक है, एक ब्रोकर के साथ. वो ब्रोकर कोई अलग से कंपनी भी हो सकती है और बैंक वगैरह भी ब्रोकर होते हैं. तो उसके साथ एक वो एग्रीमेंट साइन करेंगे हम और फिर उसको क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जनरल हमारे डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ. ठीक, फिर उसके बाद फिर वो ब्रोकर क्या करेगा, देन ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर. फिर वो ब्रोकर क्या कर देगा, हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा, है ना, बेसिकली डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा. फिर द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड बेनिफिशियल ओनर बीओ अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म. तो हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो गया. ठीक है, एग्रीमेंट किया हमने ब्रोकर के साथ, हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हुआ. फिर ही विल ऑल्सो ओपन अ बैंक अकाउंट और साथ में क्या ओपन होगा, एक बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटी मार्केट. तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, सेकेंडली डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, एक नॉर्मल बैंक अकाउंट. ठीक, द इन्वेस्टर देन प्लेसेज एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स. क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव टू be given about the number of share and prices at which the share should be sold and bought. The broker will then go ahead with the deal at the above mentioned price or at the best price available and order confirmation slip is issued to the investor by the broker. अब इन्वेस्टर को क्या देना होगा, इन्वेस्टर को नंबर ऑफ शेयर जो भी उसको बाय करने हैं, प्राइस जितने पे भी वो बॉट एंड सोल्ड करना चाहता है वो किसको बताएगा, अपने ब्रोकर को. एंड देन ब्रोकर विल गो अहेड विद द डील और फिर ब्रोकर उसकी डील को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पर या फिर मेंशन प्राइस पे. ठीक है, या तो बेटर प्राइस पे या फिर मेंशन प्राइस पे. और फिर ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इन्वेस्टर को देगा कौन, ब्रोकर. ठीक, द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल. वही हमने लगा दिया, वही जो अभी बोला था कि एक बिड लगाना कि हमें इतने पे शेयर को सेल, इतने नंबर, इतने पे सेल या परचेज करना है. ठीक है, तो वो कर कौन रहा है, बेसिकली ब्रोकर. और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पे डाला, जैसे हमारा मैच होगा किसी और के साथ तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, when shares can be bought or sold at the mentioned price it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. और वो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा, इलेक्ट्रॉनिकली. द ब्रोकर विल इशू ट्रेड confirmation slip to the investor. After the trade has been executed within 24 hours, the broker issues a contract note. This note contains the detail of number of shares bought or sold, the price, the date and time of the deal, the brokerage charges. तो जैसे ही ये ट्रांजेक्शन पूरा हुआ, ट्रांजेक्शन के बाद ब्रोकर क्या देगा इन्वेस्टर को, एक नोट, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर थे, कितना प्राइस था उनका, किस डेट या टाइम पर ये डील एग्जीक्यूट हुई है और ब्रोकरेज चार्जेस कितने हुए हैं. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट इट इज legally enforceable, helps to settle disputes claim between the investor and the broker. A unique order code number is assigned to each transaction by stock exchange and is printed on the contract note. तो एक वो जो contract note है, इस contract जैसे हर एक बिल का एक बिल नंबर होता है, तो ऐसी हर एक contract note का क्या होगा, एक नंबर असाइन होगा, हर एक का एक नंबर. उस नंबर को क्या बोल रहे हैं, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर. क्लियर हो गया. नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड एंड पे कैश फॉर द शेयर बॉट. दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट. तो एक्चुअल अब कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगी, जैसे ही क्या मिल जाएगा इन्वेस्टर को, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट नोट. एंड बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट of delivery of share to the exchange, this is called pay in day. Cash is paid and securities are delivered on pay in day, which is before T+2 day, as the deal has to be settled and finalized on the T+2
द सेटलमेंट साइकिल इज ऑन T+2 डे ऑन रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। तो हमें पूरी ट्रांजेक्शन को कितने दिन में कंप्लीट कर देना है? T+2 डे में, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन डील हुई है उस दिन से +2 डेज में, और इसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग सेटलमेंट बेसिस पे ट्रांजेक्शन पूरा होना बोलेंगे। ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर शेयर एंड मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट टू द इन्वेस्टर विद इन 24। जिसने, जैसे हमने परचेज किया तो यहाँ पर दो ब्रोकर भी तो इन्वॉल्व है, एक हमारा ब्रोकर और जो दूसरा सेल या परचेज कर रहा है वो उसका ब्रोकर। तो फिर वो वाले दिन पे, लास्ट दिन पे क्या हो जाएगी? दूसरे वाले ब्रोकर को पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी टू द शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। और दोनों के जो भी सेल या परचेज होगा, जिसके पास शेयर्स आने होंगे वो आ जाएंगे। दिस इन्वेस्टर हैज़ टू गिव डिटेल्स of his demat account and instruct depository participant to take the delivery of securities directly in his beneficial owner account। और उसके डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर हमने क्या करा है? सेल करा है। अगर हमने परचेज करा है तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ट्रेडिंग प्रोसीजर हो गया। अब सेबी ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। ये भी रीड करना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव नहीं करने लेकिन ये करना है, ठीक है। ये होता क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE। मैं आपको ये जो PDF है ना जिसके अंदर ये लिखा हुआ है सिलेबस, ये ग्रुप पे भेज दूंगे, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज प्रोसीजर पूरा समझ में आ गया? डाउट है किसी को? आप दोनों सुन रहे थे? हाँ हाँ। वो 2 वर्किंग डेज काउंट होते हैं। हाँ हाँ, तो वर्किंग डेज तो सीधा फिर मंडे आएगा ना, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है। हाँ नहीं, वैसे भी हो सकता है बढ़, क्योंकि अगर जैसे ही हमारा जो खुलता है न्यू डे पे खुलेगा तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत दिख सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन अगर कोई पब्लिक हॉलीडे बीच में है तब भी बंद रहेगा, सैटरडे संडे तब भी बंद रहेगा। तो वो T+2 वो जो 2 डेज है ना, वो हम वर्किंग डेज काउंट करेंगे, हम वो हॉलीडेज वाले दिन नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैम जैसे हमने आज परचेज किया है तो 2 दिन में आएगा। हाँ हाँ, और जैसे आज वाला प्राइस है तो 2 दिन बाद कुछ और हो जाएगा शेयर का। वो तो ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं ना, हम तो हमारी बिड डाल चुके हैं और फिर वो एग्जीक्यूट हो चुका। प्राइजेस फिर नहीं चेंज होगा, ये उसके बाद उसी प्राइस में हमारा सेल होता है। वो मतलब कि जो पूरा ट्रांजैक्शन है ना कि आने, मतलब शेयर डीमैट का इंक्रीज डिक्रीज है ना। देखो जो प्राइस हमने बिड में लगाया, जो प्राइस हमने डाला हमारा, वो या तो उस पर मैच हो जाएगा किसी और प्राइस का, किसी और जिसको जो किसी और इन्वेस्टर का प्राइस, ठीक है। तो वो जो बिड होगी, वो जो भी प्राइस सेटल होगा ना, वो ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके होंगे। लेकिन वो जो पूरी एक ट्रांजैक्शन है, जैसे जो भी ब्रोकर का काम है, इन्वेस्टर के अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज का काम है, वो पूरी एक सेटलमेंट वो हमें 2 दिन में ख़त्म करनी है, वो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ? काइंड ऑफ नहीं, पूरा बोलो, 100% वाला बोलो। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज द लेटेस्ट, क्या बात कर रहे हो, इज द लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज। आपको कोई डाउट? सुन रहे हो ना?
The National Stock Exchange is the latest, most modern technology-driven exchange. It was incorporated in 1992 and was recognized as stock exchange in April 1993. It started its operation in 1994 with trading on wholesale debt market segment. Subsequently, it launched the capital market segment in November 1994 as trading platform for equities and future and option segment in June 2020. तो ये क्या है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो एकदम से सारे फैसिलिटीज के साथ नहीं आया, एक एक स्टेप बाय स्टेप। पहले इनके पास कौन सा सेगमेंट आया, होलसेल डेट मार्केट वाला सेगमेंट, फिर कैपिटल मार्केट सेगमेंट, फिर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। NSE हैज़ टू सेट अप द नेशन वाइड fully automated screen-based trading system. The NSE was set up by leading financial institutions, banks, insurance companies and other financial intermediaries. It is managed by professionals who do not directly or indirectly trade on exchange. The trading rights are with the trading members who offer their service to the investor. The board of NSE comprises of senior executives from promoter institution and eminent professionals without having representation from trading members. तो NSE क्या है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी ये 2-3 डेट्स याद में रखना MCQ के लिए, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हमारी सारी फैसिलिटीज स्टेप बाय स्टेप आई, और फिर कौन हैंडल करता है इसको, प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं ये सब कुछ, ठीक। क्या क्या बोला। फिर नेक्स्ट है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक। इट वॉज सेट अप टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज एंड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग फाइनेंस इन कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट। कैपिटल मार्केट तो पता है ना सबको, जो 1 साल से 1 ईयर से ज़्यादा वाली मार्केट होती है, ठीक है। इट वॉज टू बी मेंट टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विद अ कन्वीनियंट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट एवेन्यू ऑफ कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस रेज करने में हेल्प करता है। कौन सी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। The exchange is established on the lines of National Association of Security Dealer Automated Quotations, the OTC exchange in USA. It has been promoted by UTI, ICI, अलग अलग बैंक के नाम, ठीक। Over the counter market may be defined as a place where buyers seek seller and vice versa, and then attempt to arrange terms and conditions for purchase and sale of acceptable to both the parties. It is negotiated marketplace and exists anywhere as opposed to the auction market price represented by the activity on securities exchange. Thus, OTC exchange trading takes place when buyer and seller walks up to an OTCEI counter and taps on the computer screen. है ये वही जैसे कि हम शेयर्स में देख रहे थे, बट यहाँ पर किसका सेल परचेज हो रहा है, कैपिटल मार्केट वाली चीज़ों का, जो क्या है हमारे पास, कहाँ गया, एक्सेप्टेबल नेगोशिएट ओवर द काउंटर मार्केट डिफाइंड बाय द प्लेस, देन अटेम्प्ट टू अरेंज द टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज। अभी तो देखा था, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कैपिटल मार्केट मतलब जो ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा वाली है, उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने वो सेल और परचेज करने के लिए उसमें ऑप्शन डाला, ठीक है। फिर जो भी हमारा प्राइस होगा और जो भी वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना होगा वो हो जाएगा, जब भी हमारा बेस्ट मैच होगा या फिर जो मेंशन प्राइस होगा उस पर। देयर इज़ नो पर्टिकुलर मार्केट इन द जोग्राफिकल सेंस में कोई मार्केट नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मार्केट है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओवर द काउंटर एक्सचेंज इंडिया आर प्रोवाइड quicker liquidity to securities at fixed and fair price, liquidity for less than securities or that of small companies, a simplified process of buying and selling, an easy and cheaper means of making public sale of new issues. However, OTCI has now been withdrawn. तो अभी ये क्या हो गया है, withdrawn हो गया है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ NSE BSE है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेबी।
अब यहाँ से पढ़ना है सेबी। सेबी तो बताया, सेबी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, ठीक है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। ये ना डेट्स थोड़े ध्यान में रख लेना क्योंकि MCQ आने वाले हैं, ठीक है। As an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of security market and for investor protection, it was to function under the overall administrative control of finance, Ministry of Finance of the Government of India. The SEBI was given a statutory status on 30th January 1992 through an ordinance. The ordinance was later replaced by an act of parliament known as Security Board Exchange. देखो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लॉ के टर्म आ गए, ठीक। पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें से एक डिपार्टमेंट हमारा कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या बनाया गया है, ये सेबी, ठीक है। सेबी सीधा सीधा एक्ट नहीं बना था, सेबी सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस बना था। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है, क्योंकि एक एक्ट बनने में ना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हमें पहले बिल पास करना होता है लोकसभा राज्यसभा में, फिर वो जब वहाँ से पास होता है तो फिर प्रेसिडेंट का एक येस मिलता है, एक एसेंट मिलता है, फिर उसके बाद वो एक बिल एक एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक वो लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब कि रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। तो ओपोजिशन पार्टी तो क्या करेगी, रूलिंग पार्टी के काम को रोकना चाहेगी, तो फिर इसलिए क्या होता है, एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस का ये मतलब होता है कि वो हम लंबा प्रोसीजर ना फॉलो करके ना हम डायरेक्टली हम प्रेसिडेंट का एसेंट ले रहे हैं और पास कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस कब किया जाता है, जब हमें बेसिकली किसी चीज़ की ना जल्दी ज़रूरत होती है, तब किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो ऑर्डिनेंस पास होने की वजह से ये आ तो गया, ये हमारा आ गया, मतलब वर्क करने लगा हमारा इंडिया में, लेकिन हमें ना उसे एक टाइम पीरियड में उसको एक्ट में भी कन्वर्ट करना होता है, ऑर्डिनेंस को एक्ट में भी कन्वर्ट करना होता है। एक्ट में कन्वर्ट करना होता है मतलब कि हमें लोकसभा और राज्यसभा में भी बाद में पास करना होता है, ठीक। तो यही वो लिखा है कि 1992 30 जनवरी 1992 में ये तो एज एन ऑर्डिनेंस पास हो गया था, ठीक है। फिर वो बाद में क्या बन गया, फिर एक एक्ट बन गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। क्या क्यों नहीं लग सकते? और देखो ये बस एक पहली बात, वो 4 साल नहीं लगे हैं, लगा 1 ही साल में काम हो गया है, ठीक है। ऑर्डिनेंस से एक्ट बनने में 1 ही साल में काम हुआ है। ये जो 1988 वाली डेट है ना, ये किस चीज़ की एक्ट डेट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होने की एक्ट है, डेट है। और ये जो डेट है ये इस एक्ट की डेट है। एक है बोर्ड हमारे पास, ठीक है। बोर्ड है मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे। ये एक बोर्ड है। ये बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब जो हम एक्ट बनने की बात कर रहे हैं ना, एक्ट बनने से पहले मैंने बोला कि एक्ट नहीं बना था, ये ऑर्डिनेंस बना था, ठीक है। ऑर्डिनेंस और एक्ट अलग अलग होता है। ऑर्डिनेंस कब बनता है, जब हमें किसी चीज़ की जल्दी ज़रूरत होती है और वो पूरे एक्ट बनने के प्रोसीजर से नहीं गुजरता है, फिर वो शॉर्ट मेथड से गुजरता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस कब बन गया था, वो 30 जनवरी 1992। अब एक्ट वो जब बना 1992 में ये बना, लेकिन इसके बाद कहीं भी बना होगा। और ये जो बेसिकली यहाँ पर 2 वीक का गैप होगा, क्योंकि एज पर लॉ 2 वीक का गैप होना चाहिए, तभी यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी है, यहाँ पर बस 1992 लिखा है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस से एक्ट में जाने के लिए वो 1992 में हुआ है वो सारा काम। ये जो 1988 है ये बोर्ड इस्टेब्लिश करने की डेट है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। समझ में आ गया, ये पूरा समझ में आ गया। और ये किसके अंदर है, ये सारा काम किसके कंट्रोल में हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में हो रहा है, ठीक। 2-3 MCQ यहाँ पर हैं वैसे, ठीक। आगे, रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी को क्यों बनाया गया? The capital market has witnessed a tremendous growth in 1980s, characterized particularly by the increasing participation of the public. This ever-expanding investor population and market capitalization led to variety of malpractices on the part of companies, broker and merchant banker, investment consultants and other involved in security market. कोई भी एक एक्ट पता है क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि malpractices होती हैं। कोई भी एक्ट क्यों आता है? लोगों को सुधारने के लिए आता है।
तो क्योंकि इस चीज़ में हमारी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी और लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इसकी वजह से माल प्रैक्टिसेस भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो इसलिए हमें एक एक्ट की ज़रूरत पड़ी। ठीक, एक्ट में क्या होता है, एक्ट में लिखी होती है पनिशमेंट्स, अगर आपने गलत किया तो आपको ये वाली पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए माल प्रैक्टिसेस क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। ठीक, The glaring example of these malpractices include existence of self-styled merchant banker, unofficial private placement, rigging of prices, unofficial premium on new issues, non-adherence of provisions of Companies Act, violation of rules and regulation of stock exchange and listing requirements, delay in delivery of shares, etc. These malpractices and unfair trade practices has eroded investor confidence and multiplied investor grievances. तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, इतने सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, जैसे कि क्या क्या, अनऑफिशियल प्रीमियम दे देना न्यू शेयर। प्रीमियम क्या होता है, जैसे कि 10 रुपये का शेयर है तो अगर हम ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं, 10 को 12 पे कर रहे हैं, तो ये 2 रुपये का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो अनऑफिशियल प्रीमियम अनाउंस कर देना न्यू शेयर्स पे, या फिर प्रोविजंस ना मानना कंपनीज एक्ट के, या फिर वायलेशन करना रूल्स एंड रेगुलेशंस के, है ना, डिले होना डिलीवरी ऑफ शेयर्स पे। तो ये सब जो है हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और इन सब प्रॉब्लम्स को और माल प्रैक्टिसेस को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या आया, सेबी। ठीक, और इसकी वजह से और क्या हुआ था, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर गया था और उनके ग्रीवेंसेस इंक्रीज हो गए थे। The government and stock exchange were rather helpless in redressing the investors' problem because of lack of proper penal provision in the existing legislation. In the view of above, the Government of India decided to set up a separate regulatory body known as Security Exchange Board of India. समझ में आ गया? Purpose and role of SEBI. Purpose and role of SEBI. ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं और फंक्शंस पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पढ़ने हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड टू प्रोमोट डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। क्लियर है ये लाइन, है ना? This may be elaborated as follows. To regulate stock exchange and securities industry to promote their orderly functioning, जो उनकी डेली फंक्शनिंग है उसको प्रमोट करना, उसको एफिशिएंट बनाना, उसमें माल प्रैक्टिसेस को कम करना। To protect the right and interest of investors, particularly individual investors and guide to educate them. जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना हार्ड एंड मनी उस पर लगा रहे हैं, सिक्योरिटीज पे लगा रहे हैं, तो उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, सेबी का। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस एंड अचीव बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। तो क्या अवॉइड करना, क्या प्रिवेंट करना, ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएरीज लाइक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा विद द व्यू ऑफ मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। और क्या एक फेयर प्रैक्टिस को लेकर के आना, जो इंटरमीडिएट्स है, जो ब्रोकर है, उनके अमंग भी एक फेयर प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना। ये सब किसका ऑब्जेक्टिव है, हमारे सेबी का ऑब्जेक्टिव है सारे। ठीक है, बेसिकली क्या है, दो लाइन में बोले तो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, माल प्रैक्टिसेस को डिक्लाइन करना चाहते हैं। ठीक, फंक्शंस ऑफ सेबी। कीपिंग इन माइंड द इमर्जिंग नेचर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, सेबी वॉज एंट्रस्टेड विद द ट्विन टास्क ऑफ बोथ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो हमारे दो टास्क, एक रेगुलेटरी फंक्शन है, दूसरा डेवलपमेंट का फंक्शन है, किसका, सेबी का। ठीक, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, रेगुलेटरी फंक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ब्रोकर का। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या होता है बताओ, पिछली क्लास में बताया था। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नहीं वो तो ठीक है। हाँ, एक म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे शेयर का एक फंड होता है ना। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आगे कौन से शेयर पे लगा है, वो लगा तो शेयर पे है।
हाँ निफ्टी 50 बेस्ट 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज होती हैं, ठीक है। और निफ्टी 50 ज़रूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 ही होगा, लेकिन हाँ हाँ ठीक है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स पोर्टफोलियो exchanges, underwriters and merchant bankers and business in stock exchange and any other security market। क्या रेगुलेट करना है? स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलेट करना, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस को, अंडरराइटर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को। अंडरराइटर्स बेसिकली अंडरराइटर्स आर द पर्सन जिनका काम ही होता है एक्सचेंज में डील करना, ठीक है, मतलब उनका ह्यूज अमाउंट इसी चीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक। रेगुलेशंस ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग, इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और क्या फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन? ऑडिट करना इनका, इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना इंटरमीडियरीज की और स्टॉक एक्सचेंज की। लेविंग फी एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्या हो गए हमारे रेगुलेटरी फंक्शन। फिर आगे डेवलपमेंट फंक्शन, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज एंड सिक्योरिटी मार्केट, उनको डेवलप ट्रेन करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा। कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अंडरटेकिंग मेजर टू डेवलप कैपिटल मार्केट बाय अडैप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या हो गया कि माल प्रैक्टिसेस को कम कर देना। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग एक्सेट्रा। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे कि किसी कंपनी में मैं ऑडिट करने गई, ठीक है, एज ए सीए मैं ऑडिट करने गई किसी कंपनी में, मुझे पता लग गया कि उस कंपनी में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता लग गया कि उस कंपनी के प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं और मैंने सबको बता दिया और सबने क्या कर लिया कि शेयर्स खरीद लिए, तो ये क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं होता। तो इस वाली माल प्रैक्टिसेस को भी कम करने का काम है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है किसका? सेबी का। आगे undertaking steps for investor protection, promotion of fair practices and code of conduct in security market। बस इतना ही है। सेबी ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। अब करना है मार्केटिंग। दो मिनट ब्रेक ले लो फिर करते हैं मार्केटिंग। 3 बजे तक की क्लास है आपकी। किसी को कोई डाउट सेबी में? क्या हुआ? आप दोनों हंसते क्यों रहते हो क्लास में? कल मैंने शानजरी की क्लास में भी देखा था आप दोनों को, आप दोनों जसकरण और ऋषित को पीछे बैठ के हंस रहे थे, सर पढ़ा रहे थे। नहीं सिर्फ आप दोनों हंस रहे थे। मैंने बाहर से देखा था आप दोनों को। कितने मार्क्स आएंगे आप दोनों के?
पक्का? आपके? तन्मय? कैश फ्लो मैच हो गया था, आया था कैश फ्लो? ऑपरेटिंग आना था, तो फिर तो कैसे मैच होगा? अच्छा, उसकी फीस सबकी एक की लग रही थी या कि सबकी अलग अलग लग रही है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है फीस? अच्छा, किसकी कितनी कितनी आई वैसे फीस फिर? नहीं पता। आपने कितनी टोटल फीस थी? अच्छा, 2200, हाँ। 2200 मैंने भी मेरे भाई का फिल किया, उसमें भी 2200 आई थी। हाँ, 2200। सीए करना है आपको? किस किस को? और एक ऋषित को और आपको? बस? और कोई भी कर लो। तो आप दोनों वो बैच क्यों नहीं ले रहे हो फिर, इंटीग्रेटेड वाला? जो 12th, अच्छा नहीं नहीं, आप तो, हाँ हाँ ठीक है, वो तो 12th, ठीक है हाँ। अच्छा, मैं इंटीग्रेटेड वालों को बढ़ा रही हूँ ना, इसलिए मेरे को पता नहीं था। आप तो आप लोगों का तो 12th हो गया, ठीक है ठीक है। हम्म। स्टार्ट करें? एमईडी किसने भरा है? चलो आओ। मार्केटिंग में हमें पढ़ना है मार्केटिंग का मीनिंग, फंक्शन और रोल, ठीक है? अभी तो मैं ये
हाँ तो वो सब नहीं है चैप्टर, फुल चैप्टर थोड़ी है हमारे इसमें सीयूटी में। तो इसी किसके ये बोर्ड के कनेक्ट हुए, रिड्यूस्ड है सिलेबस। फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है, मनी मार्केट, फिर उसके बाद वो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट, और फिर जो अभी देखा हमने सेबी वाला ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, और फिर स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग, फंक्शन और एनएससी, ओटीसीआई और ट्रेडिंग प्रोसीजर। इतना है बस इसमें है, फाइनेंशियल मार्केट में बस इतना है। एनएससी और एक ओटीसीआई ऐड हो गया, बाकी और एक वो भी एडेड है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। अभी देख, क्लास के बाद देखती हूँ। ऐसे में ऐसे कैसे देखूँ, नहीं दिख रहा मुझे। कौन? हाँ अभी मैंने देखा नहीं, अभी देखती हूँ, इतनी दूर से दिखने का। मॉक टेस्ट में आपको दूंगी इसके बीएसटी के, मॉक टेस्ट मैं भी दूंगी आपको, मैं बीएसटी के दूंगी बस मॉक टेस्ट। आपकी मर्जी है, वो तो आपकी मर्जी है, मॉक टेस्ट में दूंगी। चलो अब पढ़ लो, आ जाओ। What is marketing? The term marketing has been described by different people in different ways. Some people believe that marketing is same as shopping. Whenever they go out for shopping for certain products or services, they describe it as marketing. There are some other people who confuse marketing with selling and feel that marketing activity starts after the product or service has been produced. Some people described it as it to mean marketing and designing a product. All these descriptions may be partly correct, but marketing is as much broader concept which is discussed follows. तो हम marketing word से क्या समझता है, सिर्फ सेल करना, परचेज करना, बट मार्केटिंग एक्चुअली क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक, आगे ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शंस एंड एक्टिविटीज. इन दिस रिस्पेक्ट marketing has been referred to as performance of business activity that direct the flow of goods and services from producer to consumer. ये भी एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है मार्केट का, मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ेंगे आगे. एज वी नो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन बट फॉर कंजम्पशन और यूज बाय अदर्स. देयरफॉर टू मूव द गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूसर टू कस्टमर, a number of activities such as product designing, merchandising, packing, warehousing, transporting, branding, selling, advertising, pricing, etc. are required. These all are marketing activities. तो marketing activity सिर्फ selling नहीं है, marketing activity ये सब कुछ है. प्रोडक्ट को डिजाइन, जहाँ से हमने प्रोडक्ट के बारे में सोचा, प्रोडक्ट डिजाइन करने के बारे में सोचा, वहीं से हमारी मार्केटिंग शुरू है. प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फिर मार्केटाइजिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ क्या है, मार्केटिंग है. ठीक, thus merchandising, selling and distribution are all parts of large number of activities undertaken by a firm which are collectively called as marketing. तो इन सब functions को collectively हम क्या बोलते हैं, marketing. तो marketing का एक छोटा सा function है selling, लेकिन सब कुछ नहीं है selling. ठीक, it may be noted here that marketing is not merely a post-production activity. It includes many activities that are performed even before goods and goods are actually produced and continue even after the goods are sold. तो marketing का function सिर्फ good जहाँ बन रहा है उसके पहले से भी शुरू है, और जहाँ बन गया, सेल हो गया, उसके बाद भी है. उसके पहले कैसे, वो जब हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सब भी मार्केटिंग में आएगा. और जब वो प्रोडक्ट सेल हो चुका उसके बाद भी हम उसके जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी हमारे मार्केटिंग में आ जाएगा. ठीक, इट मे बी नोटेड, हाँ, इट includes many activities that are performed even before continue after the sold also. For example, activities such as identification of customer need. हमें कस्टमर नीड पता लगेगी तभी तो हम सोचेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट को हमें हमारे बिजनेस में इंक्लूड करना है सेल करने के लिए. कलेक्शन ऑफ
information for developing product, designing suitable product package and giving it a brand name are performed before the commencement of actual production. क्या ये सारे वो फंक्शंस है जो हम बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना? सबसे पहले क्या, कस्टमर की नीड क्या है, हम प्रोडक्ट को क्या सूटेबल डिजाइन देंगे, हम उसका ब्रांड नेम क्या रखेंगे, ये सब एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले हो रहा है, ठीक है? तो ये सब भी क्या है, मार्केटिंग का पार्ट है. Similarly, many follow-up activities are required for maintaining good customer relation for procuring a repeat sale. और सेल के आफ्टर जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो भी हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, मार्केटिंग का पार्ट हो जाएगा. इन मॉडर्न टाइम्स emphasis is placed on describing marketing as a social process. It is a process whereby people exchange goods and services for money or for something of value to them. Taking the social perspective, Philip Kotler has defined marketing as a social process by which individual group obtain what they need and want through creating offerings and freely exchange goods and services of value with others. Thus, marketing is a social process where people interact with others in order to persuade them to act in a manner, in a particular way, say to purchase a product or services rather than forcing them to do so. तो एक मार्केटिंग का एक फंक्शन क्या है कि सोशल प्रोसेस भी है जहाँ पर कि पीपल को हम, लोगों को हम क्या बोल रहे हैं, उनको परसुएड कर रहे हैं, उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट बल्कि हम उनको हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज बता करके, एडवांटेजेस बता करके हम उनको बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें वो, ठीक है? लालच कहाँ दे रहे हैं, लालच नहीं दे रहे हैं, हाँ प्री सैंपल दे दिए, हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो भी एडवर्टाइजिंग का पार्ट हो गया, प्री सैंपल दे देना, ठीक है? तो एडवर्टाइजिंग भी क्या है, हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी का पार्ट है. नीड्स एंड वांट्स, तो फीचर्स पढ़ने हैं हमें, मीनिंग, फंक्शन एंड रोल. ये तो मीनिंग हो गया. हाँ ये भी पढ़ना है, ये भी देख लो. फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, नीड्स एंड वांट्स. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग help individual and groups in obtaining what they need and want. The primary reason or motivation for people to engage in a process of marketing is to satisfy some of their needs and wants. In other words, focus of the marketing process is satisfaction of needs and want of individual and organization. तो पहला हमारा मार्केटिंग का एक फीचर क्या है, जो कंज्यूमर है उनके नीड्स और वांट को क्या करना, सेटिस्फाई करना, ठीक? The need is state of felt deprivation and feeling of being deprived of something. If unsatisfied, it leaves a person unhappy and uncomfortable. For example, on getting hungry, we get uncomfortable and start looking for objects which are capable of satisfying our hunger. तो इसका मतलब क्या, नीड क्या है उस टाइम पर, फूड की नीड है, ठीक है? नीड आर बेसिक टू ह्यूमन बींग्स एंड डू नॉट पर्टेन टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Wants on the other hand are culturally defined objects that are potential satisfier of needs. In other words, human needs shaped by such factors as culture, personality, religion are called wants. A basic need for food, for example, may take various forms like dosa rice for South Indian, chapati vegetable for North Indian. तो हमारी जो नीड है वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, अब फूड एक नीड हो गई, लेकिन वांट हमें चाहिए क्या, वो हमारे कल्चर पे डिपेंड करेगा, है ना? समझ में आया? नीड और वांट डिफरेंस भी समझ में आ गया. A marketer's job is an organization is to organize need of target customer and develop product and services that satisfy. अब मार्केटिंग यहाँ पर कैसा आया, हम हमारे जहाँ पर हम सेल कर सकते हैं उन लोगों की नीड्स और वांट्स देखेंगे और उनके हिसाब से अगर हम गुड्स बनाएंगे तो हमारे गुड क्या होंगे, सेल होंगे. तो मार्केटिंग क्या है, बेसिकली उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है? क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. On the part of marketers, the effort involves creation of market offering. Market offering refers to complete offer of a product or service having given features like size, quality, taste, etc. at a certain price, available at a given outlet or location and so on. Let us say the offer is for cell phone available in 4 different versions on the basis of certain features such as size, memory, television viewing, internet and camera, etc.
फॉर अ गिवन प्राइस से बिटवीन 5,000 to 20,000, available for sale at say firm's exclusive shop in and around all metropolitan cities in a country. A good market offer is one which is developed after analyzing the needs and preferences of potential buyers. तो यहाँ पर एक मार्केट ऑफरिंग मतलब कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं, जैसे सेल फोन का एग्जांपल दिया गया। अब सेल फोन वो 5,000 से 20,000 तक एंड सोन कितना भी हो सकता है, लेकिन हम उसे कितने प्राइस में, हम कौन कौन से फीचर दे रहे हैं और हमारे मार्केट में जो लोग हैं उनकी क्या प्रेफरेंस है, ऑब्वियसली उनकी इनकम पे भी डिपेंड करेगी चीज़ें, तो हम क्या ऑफर कर रहे हैं वो भी एक मार्केटिंग का एक फीचर हो गया। ठीक है, फिर कस्टमर वैल्यू, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर. The buyer, however, making buying decision on their perception of the value of the product or service in satisfying their need in relation to its cost. हमने इको में पढ़ा है ना, जो जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, इको छोड़ो, अच्छा जितना हम कॉस्ट दे रहे हैं उतने बदले में हमें मिलना भी तो चाहिए, है ना। जितना की कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, अगर हम 1,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो बदले में हमें 1,000 की वैल्यू भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर वैल्यू देखना। ठीक है, अगर यहाँ पर 1,000 रुपीज़ कोई कस्टमर पे करेगा, अगर उसको 1,000 का वैल्यू मिलेगा ही नहीं तो वो 1,000 क्यों पे करेगा, है ना। तो वैल्यू को अमाउंट से भी मैच करना है। कस्टमर वैल्यू, वो जितना कॉस्ट है प्रोडक्ट का उतनी कस्टमर को वैल्यू भी मिलनी चाहिए, किसकी, प्रोडक्ट या सर्विसेज की। अ प्रोडक्ट विल बी परचेज ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिविंग greatest benefit and value for the money. The job of a marketer therefore is to add to the value of product so that customers prefer it in relation to the competing product and decide to purchase it. और हमारे पास कंपटीशन भी है, एक प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज वो प्रोडक्ट बना रही है, कॉस्मेटिक्स इतने सारे कंपनीज हैं, तो हमें हमारे प्रोडक्ट को क्या करना होगा, यूनिक बनाना होगा, कुछ अलग कुछ फीचर्स डालने होंगे, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाना होगा ताकि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट में क्या दिखे, एक वैल्यू दिखे, वो जो प्राइस पे कर रहा है उसके बदले उसको उतनी वैल्यू मिल पाए। एक्सचेंज मैकेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म, द इंडिविजुअल बायर एंड सेलर ऑब्टेन what they need and want through the process of exchange. In other words, the process of marketing involves exchange of product and services for money or something considered valuable by the people. तो exchange हो गया यहाँ पर कि एक प्रोडक्ट लेना बदले में प्राइस देना, तो exchange मैकेनिज्म है ये और वो बेटर तरीके से वर्क करना चाहिए। Exchange refers to the process through which two or more parties come together to obtain a desired product from someone. व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज, ये सब नहीं पढ़ना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग पढ़ना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, और ऑब्वियसली अभी देखा ना हमने, मार्केटिंग का एक फंक्शन है सेलिंग। ठीक है, वो पूरा मार्केटिंग क्या है, जहां प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है वहां से शुरू होगा और वो आफ्टर सेल सर्विसेज तक जाएगा, वो मार्केटिंग है और उसका एक पार्ट है सेलिंग। मेनी पीपल कंफ्यूज सेलिंग एंड मार्केट, सेलिंग फॉर मार्केटिंग, दे कंसिडर दीज टू टर्म्स एज वन एंड द सेम। मार्केटिंग रेफर्स टू द लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेलिंग इज जस्ट वन पार्ट। तो मार्केटिंग में क्या है, लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज है, लेकिन सेलिंग उसका सिर्फ एक क्या है, उसका एक पार्ट है मार्केटिंग का। For example, a marketer of television before making the sale does a lot of other activities such as planning the type, model of television to be produced, price at which it is to be sold, selecting the distribution outlets which is the same would be available, etc. In short, marketing involves what? होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ये सब प्लान करना, क्या प्राइस रहेगा, कैसे हम प्रमोट करेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये सब किसका पार्ट है, मार्केटिंग का पार्ट है। द फंक्शन ऑफ सेलिंग ऑन द अदर हैंड इज रेस्ट्रिक्टेड। सेलिंग में सिर्फ क्या होगा, प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स to that title of the product is transferred from seller to buyer. In other words, product is converted into cash. तो जहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बिक रहा है, प्रोडक्ट कैश में कन्वर्ट हो रहा है,
तो वो है हमारा सेलिंग। और लेकिन वो जो पूरा होल प्रोसेस है सब कुछ मिला करके वो क्या है, एक मार्केटिंग। द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग आर लिस्टेड बिलो। पार्ट ऑफ प्रोसेस वर्सेज वाइडर टर्म, क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? वाइडर टर्म मीन्स मार्केटिंग एक वाइडर टर्म और उसका एक पार्ट सेलिंग, ठीक। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल वर्सेज satisfying कस्टमर नीड्स। द मेन फोकस ऑफ सेलिंग इज टू अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सेलिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ टाइटल ट्रांसफर करना। मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग नहीं आएगा, टाइटल ट्रांसफर के बाद कस्टमर को हमेशा मतलब कि उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी देखना और वो रिपीट हमसे ही परचेज करे, वो सब किसका पार्ट हो जाएगा? मार्केटिंग का पार्ट हो जाएगा। तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टाइटल किसका पार्ट है? सेलिंग का। लेकिन कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना किसका पार्ट है? मार्केटिंग का। ठीक है, दूसरा डिफरेंस भी क्लियर। आगे प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग सेल्स वर्सेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बताओ अब इसमें कौन सा किसका पार्ट है? हाँ, मार्केटिंग पार्ट, ठीक। फिर फोर्थ, स्टार्ट एंड एंड एक्टिविटीज। सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड व्हाइल मार्केटिंग बहुत ही पहले से स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। सो selling starts after the product has been developed while marketing starts much before the product is being produced and continue even after the product is being sold. Difference in the emphasis in selling, the emphasis is on bending the customer according to the product, while marketing is to develop a product and other strategies as per the customer need. Selling क्या है? Selling जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसको बेचना है, ठीक है। मार्केटिंग क्या है? हमें क्या डिजाइन करना है, हम कस्टमर एंड नीड्स को, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देख रहे हैं और फिर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो वो मार्केटिंग है। डिफरेंस इन स्ट्रैटेजीज। सेलिंग इन्वॉल्व्स एफर्ट्स लाइक प्रमोशन एंड परसुएशन व्हाइल मार्केटिंग यूजेस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स लाइक स्ट्रैटेजीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? मार्केटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिस्टिंक्शन, और फिर है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, एक सेकेंड, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी है, ये भी है, ये वाला टॉपिक भी करना है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। थोड़ा तेज बोल दिया करो, मुझे भी सुनना होता है क्या बोल रहे हो आप। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ते हैं अभी। Marketing is concerned with exchange of goods and services from producer to customer or user in such a way that maximizes the satisfaction of customer needs. From the viewpoint of management function, number of activities are involved which have been described below. तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? functions of marketing. पहला फंक्शन क्या है मार्केटिंग का? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। तभी तो हमें पता कैसे लगेगा क्या नीड्स है और क्या वांट्स है हमारे लोगों की, कस्टमर्स की, जो कस्टमर अभी बने नहीं है, जो हो सकते वाले कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटर इज टू गैदर एंड एनालाइज द मार्केट इंफॉर्मेशन. दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर and take various decisions for successful marketing of products and services. This is important for making an analysis of available opportunities and threats as well as strengths and weaknesses. वो होता है ना SWOT analysis, strength, weakness, opportunity और threat, इन सबको एनालाइज करना, हमें मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करना of the organization and help in deciding what opportunities can best be persuaded by it. For example, rapid growth is predicted in several areas in the Indian economy, say in the use of internet,
market for cell phones and several other areas, which of these areas of particular organization should enter or in which the area it should expand requires a careful scanning of strength and weakness of the organization, which can be done with the help of careful analysis. तो हमें किस प्रोडक्ट की नीड है, हमें सेल फोन, इंटरनेट या ये जब आए होंगे तब नीड देखी होगी ना, लोगों के बीच इस चीज़ की नीड है, तो हमें उस प्रोडक्ट, हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी लोगों से, हमें पता लगा कि इकोनॉमी में इस चीज़ की नीड है, तो हमने वही वाला प्रोडक्ट को क्या करा, इम्प्रूव किया, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव किया और प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करा और फिर उसको सेल किया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ वीकनेस भी देख रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और फिर हम हमारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हम गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट फंक्शन मार्केटिंग प्लानिंग। Marketing planning. Another important activity or area of work of a marketer is to develop appropriate marketing plans so that marketing objectives of the organization can be achieved. फिर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के बाद हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग प्लान्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मार्केटर ऑफ अ कलर टीवी हैविंग 10% ऑफ द करंट मार्केट शेयर इन द कंट्री aims at enhancing his market share to 20% in the next 3 years. He will have to develop a complete marketing plan covering various important aspects, including the plan for increasing the level of production, promotion of products, etc., and specify the action program for achieving these objectives. तो marketing planning में हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप प्लानिंग करना। प्लानिंग करना कि हम अगर कलर टीवी सेल करते हैं तो टीवी की अगर हमारी मार्केट में शेयर कितना है, 10%। मार्केट में शेयर मतलब जैसे चॉकलेट, हमारे पास किटकैट भी है, डेयरी मिल्क भी है, और कौन सी चॉकलेट होती है, कैडबरी तो बोल दिया ना, डेयरी मिल्क। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चॉकलेट्स है, तो उसमें एक चॉकलेट कितने शेयर में, मतलब कितना बिकती है, मार्केट में कितना सेल होती है। ठीक है, तो अगर वो कलर टीवी का शेयर उस वाली कंपनी का 10% है, तो वो किस तरीके से 20% शेयर को ग्रैब कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा। थर्ड इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, फिर हम हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी और डिसीजन एरिया रिलेट्स टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स to making the product attractive to the target customer. A good design can improve performance of a product and also give it a competitive advantage in the market. For example, when we plan to buy a product, say motorbike, we not only see its features like cost and mileage etc., we also see the design aspects like shape, style etc. तो हम क्या कर रहे हैं, फिर थर्ड स्टेप में हमारे प्रोडक्ट को नीड एंड हमारी एनालिसिस के प्लानिंग के बेसिस पे उसको डिज़ाइन कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। ठीक, फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड consistency in the output. Standardization ensures the buyer that good conform to the predetermined standard of quality, price and packaging and reduces the need for inspection, testing, evaluation ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर हम एक वो स्टैंडर्डाइजेशन, हमारा प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वही क्वालिटी हर प्रोडक्ट में होनी चाहिए। हम एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर रहे हैं, हमें ये वाला रॉ मटेरियल इतना ही यूज़ करना है, रॉ मटेरियल ए इतना यूज़ होगा, रॉ मटेरियल बी इतना यूज़ होगा, सी इतना यूज़ होगा। फिर इस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको असेंबल करेंगे और हमारा ये प्रोडक्ट बन के आएगा। तो एक वो हर एक प्रोडक्ट में एक वो स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, स्पेसिफिकेशन सब में सेम रहेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक, फिर ग्रेडिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पर हम हमारे प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी एंड इट्स साइज। ग्रेडिंग इज पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर द प्रोडक्ट विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। तो ग्रेडिंग करने की किस में ज़रूरत है, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रहा, जिसमें वो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक, जैसे कि क्या, वीट, ऑरेंजेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो उसमें स्पेसिफिकेशन तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना, तो
तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, जैसे राइस में होती है ना, जो अच्छे वाले उसको ग्रेड ए दे दिया, फिर उससे थोड़े कम अच्छे वाले बी, फिर थोड़े कम अच्छे वाले सी। तो ग्रेडिंग हमें कब करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है प्रोडक्ट में, है ना। और जो गुड फैक्ट्री में बन रहे हैं, जो गुड एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ बन रहे हैं, उसमें क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, है ना। फिर फिफ्थ, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने एनालाइज किया था मार्केट को, सेकंड स्टेप में हमने प्लानिंग की थी, थर्ड स्टेप में हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, फोर्थ स्टेप में हम स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग लेकर के आए, और फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, उसको पैकेजिंग और लेबलिंग। ठीक है, पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड developing the package for the product. Labeling refers to designing and developing the label to be put on the package. The label may vary from simple tag to complex graphics. तो वो जो एक लेबल लगा होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, लेबलिंग, उस पर क्या जो भी लिखा है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, MRP लिखी है, एक्सपायरी डेट लिखी है, वो सब कुछ। ठीक, फिर आगे कहाँ से पढ़ना है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हैव बिकम so important in modern day marketing that these are considered as pillars of marketing. Packaging is important not only for production of products but serve as a promotional tool also. Sometimes the quality of product is assessed by the buyers from packaging. We have seen that in success of many consumer brands in recent times, like such as Lay's, Uncle Jeff's Potato, Clinic Plus, etc. Packaging has played an important role. पैकेजिंग एंड लेबलिंग करने के बाद क्या करेंगे हम, ब्रांडिंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द एरिया ऑफ मार्केटिंग ऑफ मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट इज वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन इट्स जेनेरिक नेम या फिर उनके ब्रांड नेम। ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन दैट इज providing basis for distinguishing the product of a firm with that of a competitor, in which turn helps in building customer loyalty and in promoting its sale। तो या तो हम उसका जो एक प्रोडक्ट का मेन एक नाम है, ब्रांड का एक नाम है, उसी ब्रांड के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट को बेचें, या फिर हम कुछ उसका एक अलग से नाम लेकर के आए, है ना। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है, अब उसके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, चिप्स, बिस्किट, ये सब कुछ बहुत कुछ है, तो हर किसी का अपना अपना एक नाम दिया हुआ है, तो हम उसको एक अलग नाम से बेचें या फिर हम उसको सेल करें एक वो जो हमारा एक ही ब्रांड नेम है, जैसे पतंजलि है, सारे प्रोडक्ट पतंजलि के नाम से बिकते हैं, है ना। लेकिन ऐसी कंपनीज भी है जिनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग नाम से सेल होते हैं। ठीक है, तो वो डिसीजन लेना है हमें। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, क्या क्या हुआ, पढ़ लो ना, क्या बात कर रहे हो। आपकी कौन सी क्लास है, मैथ्स की? अब फिर शांति से बैठो, आप पढ़ो, आप भी पढ़ सकते हो। कस्टमर सब, अब आप दोनों शुरू हो गए, रुक जाओ, 15 मिनट बचे अभी क्लास में। Customer support services, a very important function of marketing management, relates to developing customer support services such as after sale service, handling customer complaints and adjustments, procuring credit services, maintenance services, technical services, consumer information. All these services aims to providing maximum satisfaction to the consumer, which is the key to marketing success in modern days. तो हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर की सपोर्ट सर्विसेज। ठीक, फिर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, ये तो इजी है वाला। फिर प्रमोशन एक्टिविटीज, हम कैसे हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें, हम पर्सनल सेलिंग करें, हम पब्लिसिटी करें, हम सेल प्रमोशन करें, टीवी पे ऐड दें, हम क्या करें, हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट करें, वो भी एक हमारा मार्केटिंग का फंक्शन। ठीक, फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज another very important function in marketing of goods and services. The two major decision areas under this function include decision regarding channel of distribution or market intermediaries, or physical movement of a product from where it is produced to the place where it is required by the customer. तो यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में
हमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। पहला डिसीजन क्या रहेगा हमारा कि हम कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स को रखें, ठीक है। जैसे लेवल होते हैं ना, पहले प्रोड्यूस किया गया फैक्ट्री पे, फिर उसको आगे किसी को सेल किया, डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर उसने रिटेलर को सेल किया, फिर कस्टमर के पास आया। तो हमारा वो कैसे हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे गुड्स को, ठीक, या फिर गुड को किस तरीके से हमें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, as generally the user of a product, particularly consumer products, are widespread and geographically separated from place these are produced। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उनका वाइड स्प्रेड यूसेज होता है, मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको यूज़ पूरी कंट्री में कर रहे हैं। तो हमें कैसे हम सब हमारे कस्टमर तक उसको पहुँचाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। फिर स्टोरेज एंड वेयर हाउस, यूजली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में टाइम गैप है, तो हमें उतने टाइम के लिए उस गुड को स्टोर करके रखना है। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग भी एक फंक्शन हो गया मार्केटिंग का, ठीक। बस, तो कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास, बताओ बताओ, आप लोग बताओ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, किसने कितना सुना। नीड्स एंड वांट फंक्शन नहीं है, फीचर है, फीचर है वो, नीड्स एंड वांट। लेबलिंग एंड पैकेजिंग, हाँ करेक्ट। अरे रुक जा, ऐसे नहीं बोलना है। ऑर्डर में तो नहीं आते पर क्या बोला, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गई मैं, आपको समझ में आ गया, समझ गई बहुत है इतना, ये तो यही लिखा है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू करें, ठीक है। अभी मैं अपलोड कर देती हूँ वीडियो।